चलो, कल अपन पढ़ चुके थे इंटरनेट बैंकिंग, अपन पढ़ चुके थे कि क्या होती है, कैसे क्या स्टेप्स होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, अगर ई कॉमर्स साइट पे आपने कुछ भी खरीदा और उस पे अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, उस पे आप पेमेंट जो है नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कैसे ट्रांजेक्शन प्रोसेस होता है ये पढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स साइट से आपने कुछ भी खरीदा और उस पे आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, तो उसका क्या स्टेप्स होते हैं वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यूजर क्या करता है, लॉग इन करता है। लॉग इन करता है अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। लाइक अमेजोन से कुछ खरीदना है तो सबसे पहले आप अमेजोन में ज्यादातर क्या होता है, आप सबसे पहले लॉग इन कर दो अमेजोन की वेबसाइट में। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो कि आपको ये चाहिए। ऑर्डर प्लेस करते ही वो पूछता है आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहोगे, तो या तो कार्ड से पेमेंट करते हो या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हो। अगर आपने चूज किया कि हम इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, तो इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो हाथ की हाथ जो आपकी साइट है, आपको दूसरा पेज दिख जाता है। वो क्लिक करते ही नेट बैंकिंग करते ही आपके दूसरे पेज हो जाते हैं। मतलब कस्टमर की जो साइट है वो कहाँ डायरेक्ट हो जाती है, टू द इंटरनेट बैंकिंग सर्वर। जो इंटरनेट बैंकिंग के जो सर्वर्स हैं वहां पे अपन चले जाते हैं, उसकी साइट वहां चल जाती है। उस साइट पे भी अपन को अब अपना आईडी एंड पासवर्ड डालना पड़ेगा। नेट बैंकिंग करनी है तो नेट बैंकिंग का जो आईडी पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। जब भी आप आईडी पासवर्ड डाल के पेमेंट करेंगे तो आपसे एक ओटीपी जनरेट होता है। ओटीपी क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पासवर्ड। जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसका जो पासवर्ड जनरेट होता है वो मोबाइल फोन पे डालोगे, वो आएगा। मोबाइल फोन से अगर आपने ओटीपी सही डाला तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट मतलब आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, पेमेंट का काम हो गया। पेमेंट का काम होते ही वापिस यूजर उस मर्चेंट की वेबसाइट के पास चला जाता है। तो ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कैसी होती है ई कॉमर्स में जब अपन नेट बैंकिंग का काम करते हैं, तो सबसे पहले यूजर लॉगिन करता है ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर। फिर उसके बाद वहां ऑर्डर प्लेस करता है। फिर वो पेमेंट मेथड चूज करता है कि वो कार्ड से पेमेंट करेगा या इंटरनेट बैंकिंग। अगर वो इंटरनेट बैंकिंग से चूज करता है तो उसकी साइट को डायरेक्ट कर दिया जाता है टू द इंटरनेट बैंकिंग सर्वर्स जो भी है उसके पास से जाते हैं। वहां पे भी आप अपना आईडी पासवर्ड डालते हो। उसके बाद ओटीपी जनरेट होता है पेमेंट करने के लिए। ओटीपी सही डाल दिया, पेमेंट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो वापस यूजर जो है वो डायरेक्टेड टू द मर्चेंट्स वेबसाइट। यूजर जो है वापस मर्चेंट की वेबसाइट पे चला जाता है। वापस मैं अमेजोन की वेबसाइट पे ही आ जाऊंगी। पेमेंट करने के बाद एसबीआई का पेमेंट कर दिया। पहले अमेजोन की वेबसाइट खोली, अमेजोन की वेबसाइट ओपन की, वहां पे मैंने कहा पेमेंट करना है एसबीआई से। एसबीआई की वेबसाइट पे चली गई, वहां पेमेंट जैसे कंप्लीट हो तो हाथ की हाथ में वापस किस पे आ जाऊंगी, अमेजोन की वेबसाइट पे आ जाऊंगी कि मुझे कुछ और खरीदना है या कुछ और काम है तो मैं वो कर सकती हूँ यहाँ पे। इस तरीके से ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम भी है बेटा, पढ़ लेना, देख लेना, इसका डायग्राम भी करना है अपन को। देन नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस। कोई भी जो सीबीएस सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, या इसको बोल सकते हैं हाउ डज सीबीएस वर्क। हाउ डज सीबीएस वर्क, सीबीएस काम कैसे करता है या सीबीएस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। सीबीएस कैसे काम करेगा, सीबीएस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो करने से, जो भी सीबीएस सॉफ्टवेयर आप बनाते हो वो ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो बैंक की सारी जरूरतों को पूरा कर सके। बैंक की जितनी जरूरतें, बैंक की जरूरतें रिलेटेड टू कस्टमर, कि हम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर वो अच्छी सर्विस दे पाए। रिलेटेड टू बैंक्स के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जितनी जरूरतें हैं वो सीबीएस सॉफ्टवेयर पूरा कर पाए। रिलेटेड टू बैंक्स के जो वेंडर्स हैं उनकी जितनी भी जरूरतें हैं ये पूरा कर पाए। रिलेटेड टू ऑडिटर्स, ऑडिटर के लिए भी ऑडिटर को भी जो भी डेटा चाहिए होगा वो सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी स्टोर होगा। तो सीबीएस सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो बैंक की सारी जरूरतों को पूरा कर पाए। यहाँ पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फ्लो किस तरीके से, कहाँ इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी वो मेंटेन किया जाता है। सीबीएस सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। फ्रॉम द इनिशिएशन, शुरू कहाँ से हुई फ्लो होना, टू द प्रोसेसिंग, उसकी क्या प्रोसेसिंग हुई, कहाँ वो स्टोर हो रही है, कैसे उसको अपन रिट्राइव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन फ्लो की प्रोसेसिंग जो आती है वो भी सीबीएस के अंदर मेंटेन होनी चाहिए। तो सीबीएस के लिए अपन बहुत सारी स्टेजेस मतलब स्टेप्स, ये स्टेप्स हैं सीबीएस को इंप्लीमेंट करने के। कुछ स्टेप्स हैं जो अपन पढ़ेंगे कि सीबीएस कैसे इंप्लीमेंट होता है या सीबीएस कैसे काम करता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, अगर आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स हैं तो बेटा सीक्वेंस में याद होंगे। क्या स्टेप है इंप्लीमेंटेशन के, पहला स्टेप है प्लानिंग।
आप जब भी कोई सीबीएस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने बैंक के अंदर, तो आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करनी पड़ेगी मतलब मैं किस तरीके से सीबीएस को इम्प्लीमेंट करूँ ताकि मेरा जो स्ट्रैटेजिक एंड जो मेरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजिक एंड मेरा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है बैंक का, वो दोनों अचीव हो पाए। स्ट्रैटेजिक एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक अचीव हो पाए, आप इस तरीके से इंप्लीमेंट करो। आप ऐसी प्लानिंग करोगे कि किस तरीके से मैं मेरे सीबीएस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करूं, बैंक के अंदर लेकर आऊं, ताकि मेरा स्ट्रैटेजिक का मतलब जो टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है कि पैसा भी कमाना है, ये सब भी होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए, फेम भी होना चाहिए। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव आप अपना अचीव कर पाए, इस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करें, इसके लिए अपन प्लानिंग करते हैं। देन सेकंड है अप्रूवल। अगर आपको सीबीएस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको अप्रूवल, परमिशन लेने की जरूरत है। जब भी सीबीएस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो पैसा बहुत लगेगा, हाई इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है, सस्ता नहीं आता सीबीएस सॉफ्टवेयर, उसके लिए बहुत सारा पैसा अपन को खर्च करना पड़ेगा एंड कुछ रिकरिंग कॉस्ट भी लगती है। सीबीएस को जब भी इम्प्लीमेंट करने जाते हो, रिकरिंग कॉस्ट जो बार बार कॉस्ट अकर होती रहती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट की इसकी इतनी कॉस्ट आएगी, इसकी इतनी कॉस्ट आएगी, वो सारी कॉस्ट भी लगेगी अगर अपन सीबीएस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो। इसलिए उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले अपन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो हाँ करेंगे तो ही सीबीएस सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। देन अप्रूवल मिल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने परमिशन दे दी, उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर मैं सेलेक्ट करूं। बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं जो सीबीएस के सॉफ्टवेयर है। अपन ने पढ़े थे ना 5 टाइप सीबीएस के, इन्फोसिस है, बैंकमेट है, फ्लेक्स क्यूब है, ये सब पढ़े थे। तो इतने सारे वेंडर्स हैं जो अलग अलग तरीके का सीबीएस सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। सब में की डिफरेंशिएशन है। की डिफरेंशिएशन मतलब सब में कुछ ना कुछ अलग है, सब में कोई ना कोई यूनिक फीचर है, सब अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं हर सॉफ्टवेयर। आप कौन सा चूज करोगे जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा, उस सॉफ्टवेयर को, उस वेंडर को अपन चूज कर लेंगे कि अपन को ये वाला सीबीएस सॉफ्टवेयर चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन, डेवलप और प्रोक्योर। डिजाइन, डेवलप और प्रोक्योर। डिजाइन, डेवलप और प्रोक्योर। पहले क्या होता था, पहले सीबीएस इन हाउस ही डिजाइन किया जाता था। इन हाउस मतलब बैंक्स खुद के लिए सीबीएस सॉफ्टवेयर बनाती थी पहले, पर आजकल हर चीज प्रोक्योर हो रही है। प्रोक्योर मतलब आप बाहर से खरीद के ला रहे हो, तो आजकल सीबीएस सॉफ्टवेयर बाहर से खरीद के ला रहे हैं। तो अपन पहले इन हाउस बनता था, अब सब चीजें प्रोक्योर हो रही हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए हैं या नहीं है। प्रॉपर कंट्रोल्स हर लेवल पे, डिजाइन करते टाइम भी प्रॉपर कंट्रोल्स है ना, उसको प्रोक्योर करते टाइम, उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम, हर जगह पे आपके प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए हैं या नहीं, ये चीजों को ध्यान अपन को रखना पड़ेगा। देन उसके बाद टेस्टिंग। जो भी सीबीएस है, चाहे वो आप खरीद के ला रहे हो चाहे खुद बना रहे हो, उसकी एक्सटेंसिव टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है। एक्सटेंसिव टेस्टिंग मतलब बहुत ज्यादा डीपली टेस्टिंग होनी चाहिए बिफोर इट इज लाइव। उसको लाइव एक्चुअल यूज में लेने से पहले उसकी बहुत थॉरली टेस्टिंग होनी जरूरी है। क्यों? उसके हर फेज को टेस्ट करो आप। सीबीएस का जितने भी डिफरेंट फेजेस हैं, प्रोक्योर, अगर आप खरीद के भी ला रहे हो सीबीएस सॉफ्टवेयर, प्रोक्योरमेंट, तो प्रोक्योरमेंट की भी जो अलग अलग स्टेजेस हैं कि आपने इतने पार्ट्स में प्रोक्योर किया, पहले ये वाला पार्ट खरीदा फिर ये वाला पार्ट खरीद लिया। जैसे अपन ने करा था लास्ट वाला जो सीबीएस बीएनसीएस था, उसको अपन पार्ट्स में भी खरीद सकते थे, जितनी जरूरत हो उतना खरीद लो, स्केलेबल था। तो अगर प्रोक्योर भी स्टेजेस में करो तो हर स्टेज को थोड़ा टेस्ट करो कि यहाँ पे डेटा का माइग्रेशन प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं हो रहा, ये चेक करो। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा ट्रेवल करे, क्योंकि बैंक्स में तो यही होता है ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा रहा है, एटीएम से उस ब्रांच में जा रहा है, बहुत एक जगह से दूसरी जगह डेटा का ट्रेवल बहुत ज्यादा होता है। तो माइग्रेशन प्रॉपर्ली हो रहा है नहीं हो रहा। एंड जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं हर मॉड्यूल का ट्रांजेक्शंस चलाकर देखेंगे, हर मॉड्यूल पर चेक करेंगे वो सारे के सारे ट्रांजेक्शंस करेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो टेस्टिंग मतलब सीबीएस को लाइव लाने से पहले, उसको एक्चुअल यूज में करने से पहले उसकी बहुत थॉरली टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। हर फेज को टेस्ट करो, प्रोक्योरमेंट की हर स्टेज को टेस्ट करो, ये चेक करो कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह सही माइग्रेट हो रहा है नहीं हो रहा। ट्रांजेक्शंस जितने भी हर मॉड्यूल के जितने भी ट्रांजेक्शंस है उनको चेक करो कि वो आपको करेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपको एक्चुअल यूज में लेने से पहले ये सारा काम करना ही पड़ेगा। देन
नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग भी सही हो गई, उसके बाद उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर दो। तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जो भी आपने प्री डिफाइंड, जो पहले से आपने प्लान बना रखा था, जो भी पहले से आपकी पॉलिसीज थी, जो भी पहले से डिसाइड करा था, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर दो। और उस प्रोजेक्ट का माइलस्टोन होना चाहिए, माइलस्टोन मतलब अपन एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि उसको यहाँ तक तो काम करना है, ये देखने के लिए कि वो सक्सेसफुली काम कर रहा है नहीं कर रहा, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो हर प्रोजेक्ट का माइलस्टोन भी होना चाहिए। देन मेंटेनेंस, कोई भी चीज हो उसको बनाने के बाद उसकी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो सीबीएस की मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, मतलब अगर कोई भी प्रोग्राम्स में बग्स आ रहे हैं, बग्स मतलब एरर्स आ रही हैं, तो उनको ठीक कर दो आप। किसी का अगर वर्जन चेंज करना है तो वर्जन चेंज भी हो जाना चाहिए, आपका सीबीएस सॉफ्टवेयर हमेशा लेटेस्ट रहना चाहिए, वर्जन चेंज वगैरह सब ये सब हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप है इसके, दैट इज सपोर्ट। नेक्स्ट स्टेप है इसकी, दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या हुआ कि जो भी सीबीएस सॉफ्टवेयर काम है प्रॉपर्ली सपोर्टेड होना चाहिए, हर बंदा उसको सपोर्ट करे, हर बंदा कहे कि खुश होकर हाँ मैं इस पे काम कर लेता हूँ, ताकि वो एफिशिएंटली काम हो सके ऑर्गेनाइजेशन में और वो सॉफ्टवेयर भी अच्छे से काम कर सके। देन अपडेशन, अगर किसी भी चीज में अपडेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली सीबीएस में हो जानी चाहिए, मतलब अगर आपको टेक्नोलॉजी अपडेशन की रिक्वायरमेंट है तो सीबीएस सॉफ्टवेयर में वो भी हो जाना चाहिए। अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी जो रूल्स रेगुलेशन है, आरबीआई ने सीआरआर एसएलआर रेट्स निकाल रखे हैं, अगर उनमें अपडेशंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अपडेशंस यहाँ पे हो जाना चाहिए। एंड लास्ट स्टेज है ऑडिट, जो भी सीबीएस सॉफ्टवेयर उसकी भी ऑडिट होनी चाहिए। ऑडिट सीबीएस की इंटरनली भी होती है, इंटरनली मतलब बैंक का ऑडिटर भी करेगा, और एक्सटर्नली कोई बाहर का बंदा भी आकर उसकी ऑडिट कर सकता है, इंटरनली एक्सटर्नली, ये चेक करने के लिए कि जो भी आपने कंट्रोल्स लगाए हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस लगाए हैं, वो वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा आपने सोचा था, ये सॉफ्टवेयर वैसा ही काम कर रहा है जैसा आपने सोचा था, ये चेक करने के लिए उसकी प्रॉपर ऑडिट भी होनी चाहिए। तो किस तरीके से सीबीएस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से सीबीएस काम करता है, हाउ डज सीबीएस वर्क, क्या कैसे सीबीएस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं। पहला है प्लानिंग। यहाँ पे आप देखोगे कि हम पहले हम प्लान करेंगे कि सीबीएस को कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि स्ट्रेटेजिक और बिजनेस ऑब्जेक्टिव दोनों अचीव हो सके। देन अप्रूवल, अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो उसको टॉप लेवल बीओडी के अप्रूवल की जरूरत है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, रिकरिंग कॉस्ट भी उसमें आती जाएगी। सिलेक्शन, कौन सा वेंडर से सामान खरीदें, सबका अलग अलग फीचर्स हैं, तो जो फीचर मेरी रिक्वायरमेंट को बेस्ट सेटिस्फाई करता है, जो भी चीजें मेरी रिक्वायरमेंट को बेस्ट सेटिस्फाई करती है, मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है, उसको मैं चूज कर लूंगी। डिजाइन, डेवलप और प्रोक्योर, पहले खुद बनाते थे अब खरीद के ला रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हो, चाहे डिजाइन कर रहे हो, चाहे डेवलप कर रहे हो, चाहे प्रोक्योर कर रहे हो, हर लेवल पे प्रॉपर कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए। देन टेस्टिंग, अब बहुत थॉरली, बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग करोगे, हर पार्ट की प्रोक्योरमेंट कर रहे हो तो हर स्टेज के प्रोक्योरमेंट की ये चेक करोगे, डेटा एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर्ली माइग्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड एक मॉड्यूल के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो सही आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे, उसको लाइव यूज में लेने से पहले ये सारे काम करोगे। इम्प्लीमेंटेशन, जो आपने पहले से प्लान्स बनाए थे, पहले से सब सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंट कर दो। मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है, कोई एरर्स आ गए, वर्जन चेंज करना है तो वो कर दो। सपोर्ट, हर बंदा उसको सपोर्ट करे ताकि वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाए। अपडेशंस, अगर आपको टेक्नोलॉजी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में कोई भी अपडेशंस की जरूरत है तो उसमें वो भी अपन कर पाए। ऑडिट, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑडिट होनी चाहिए सीबीएस की। क्यों? ये चेक करने के लिए कि जो कंट्रोल्स आपने लगाए थे वो वैसा ही काम कर रहे हैं ना जैसा आपने सोचा था, कंट्रोल्स जो वैसा ही काम कर रहे हैं ना, सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इन सबको चेक करने के लिए इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट लगानी बहुत जरूरी होती है। तो ये 10 स्टेप होते हैं, ये स्टेप्स हैं बेटा, सीक्वेंस में याद होंगे कि सीबीएस कैसे काम करता है या सीबीएस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब जो पढ़ाऊंगी वो स्टेप नहीं है, जो पढ़ाऊंगी वो स्टेप नहीं है, वो एक ऐसे ही कोई टॉपिक है, दैट इज सीआईएफ। सीआईएफ का मतलब क्या होता है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल क्या होती है? ये सीआईएफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल एक डिजिटल फाइल है। डिजिटल मतलब एक वर्चुअल फाइल है, आपकी वर्चुअल फाइल है। इसमें क्या होता है कि जो भी बंदा, जितने भी कस्टमर्स हैं, सबकी डिटेल्स इस फाइल के अंदर क्या स्टोर होगा? कस्टमर की डिटेल्स के बारे में स्टोर होगा, कस्टमर कौन है, क्या है, उसकी एक फोटो आईडी होगी, इसी फाइल के अंदर फोटो आईडी होगी, प्लस उसका जो भी एड्रेस प्रूफ होगा, वो सब सारी डिटेल्स यहाँ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल में।
अब ये क्या होता है, एक कस्टमर है, कोई कस्टमर है, मैं अर्पिता, ठीक है, उसका HDFC में एक तो उसने अपना करंट अकाउंट खुलवा रखा है, एक अपना सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, एक उसने FD करवा रखी है, एक कोई उसने HDFC से कोई लोन ले रखा है। तो HDFC से उसने अलग अलग तरीके का काम कर रहा है, 4 तरीके काम कर रहा है। तो हर अकाउंट का, हर बंदे का नाम सेम हो सकता है, पर हर बंदे का CIF नंबर जो होता है वो कभी सेम नहीं हो सकता। तो हर बंदे को एक यूनिक CIF नंबर दिया जाता है, जिससे उसका हर अकाउंट मैप होता है, मैप मतलब लिंक्ड होता है। अब अर्पिता नाम है, उसका CIF नंबर, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है वो मेरा यूनिक होगा, और वही नंबर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, FD और लोन को मेरे लिंक करेगा, एक दूसरे से मैप करेगा। तो कस्टमर के चाहे जितने अकाउंट हो, वो सारे अकाउंट्स एक दूसरे से लिंक्ड किससे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ CIF नंबर, जो किसी का भी रिपीट नहीं हो सकता। सबका CIF नंबर, सबका अकाउंट नंबर जो होता है वो सबका अलग होता है, और उस अकाउंट नंबर से ही सारे अकाउंट्स को आपको कनेक्ट किया जाता है, लिंक किया जाता है। आ गई समझ में? CIF का मतलब क्या होता है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल। यहाँ पे कस्टमर के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है, उसकी डिटेल्स, उसका ID, उसका एड्रेस, और जितने भी आपके अकाउंट्स है बैंक के अंदर, वो सारे अकाउंट्स किससे कनेक्टेड होते हैं? आपके CIF नंबर से कनेक्टेड होते हैं। एक बंदे का एक ही CIF नंबर होता है, एक से ज्यादा CIF नंबर नहीं हो सकता, और किसी भी बंदे का जो CIF नंबर है वो रिपीट नहीं हो सकता, किसी भी बंदे का CIF नंबर सेम नहीं हो सकता। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? Then next topic अपन पढ़ेंगे, that is CBS risk, security policy and control। CBS में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम में, क्या सिक्योरिटी पॉलिसी आप लगा सकते हो, और क्या क्या कंट्रोल्स आप लगा सकते हो, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। रिस्क, सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं रिस्क, क्या क्या CBS के अंदर कौन से रिस्क हो सकते हैं। पहला रिस्क है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल मतलब जो काम हो रहा है, जो फंक्शनिंग हो रही है, उसका भी रिस्क हो सकता है, उसपे भी रिस्क आ सकता है कि हो सकता है आपका काम आप इतने अच्छे से ना कर पाए, जो भी आप फंक्शनिंग कर रहे हैं बैंक के अंदर, वो सारा सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से काम ना कर पाए, CBS सॉफ्टवेयर आपका अच्छे से काम नहीं कर पाए। ये रिस्क अराइज कैसे होता है, ये रिस्क आता कैसे है? जो भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है बैंक को, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है बैंक को, क्यों? बिकॉज ऑफ या तो कोई प्रोसेसिंग फेल हो गई, कोई प्रोसेसिंग जो थी वो फेल हो गई, या फिर किसी पर्सन ने अच्छे से काम नहीं किया, या फिर सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से बैंक को जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉस होता है, उसकी वजह से ही ऑपरेशनल रिस्क राइज होता है। तो ऑपरेशनल रिस्क, काम करने में दिक्कत आ रही है, वो कैसे आ सकती है CBS सॉफ्टवेयर को? कि बैंक को कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लॉस हुआ, क्यों? या तो उसकी कोई प्रोसेसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया, या किसी पर्सन ने अच्छे से काम नहीं किया, या कोई सिस्टम ने अच्छे से काम नहीं किया, उसकी वजह से ऑपरेशनल रिस्क आ सकता है। ऑपरेशनल रिस्क जो होता है वो बिजनेस रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क से अलग होता है। अब मैडम ये क्या होते हैं बिजनेस रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क? आगे पढ़ेंगे, अभी इसी टॉपिक में है अपना, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तो ऑपरेशनल रिस्क डिफरेंट होता है, ऑपरेशनल रिस्क अपने आप को एक्सक्लूड करता है, अलग करता है। किससे अलग करता है? बिजनेस रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क से अलग करता है। क्या क्या ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं ऑपरेशनल रिस्क के, मतलब क्या क्या ऑपरेशन में कौन से काम करने में आपको दिक्कत आ सकती है? आपको ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में दिक्कत आ सकती है। CBS सॉफ्टवेयर को ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का रिस्क हो सकता है कि ट्रांजैक्शन सही से प्रोसेस ना हो पाए। CBS को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली सिक्योर ना रहे, उसकी रिस्क उसको आ सकती है। लीगल रिस्क CBS को फॉलो करने पड़ सकते हैं। कंप्लायंस रिस्क की उसको फॉलो नहीं कर पा रहे अपन, इस तरीके का कोई रिस्क आ सकता है। पीपल रिस्क भी उसको फॉलो करने पड़ सकते हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या होता है? बैंक को जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लॉस हुआ बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ प्रोसेसिंग पर्सन और सिस्टम, उसकी वजह से जो रिस्क राइज होता है उसको ऑपरेशनल रिस्क कह देते हैं। ये रिस्क अलग होता है, एक्सक्लूड करता है अपने आप को स्ट्रेटेजिक और बिजनेस रिस्क से। क्या क्या ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं कि ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत आ रही है, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर नहीं रख पा रहे, लीगल रिस्क आ रहे हैं, कंप्लायंस रिस्क आ रहे हैं, पीपल रिस्क आ रहे हैं। अब ये पीपल रिस्क क्या होता है? ये पीपल रिस्क, लोगों की वजह से कैसे क्या काम करने में CBS को दिक्कत आएगी। हो सकता है कि प्रॉपर ट्रेंड नहीं है आपके एम्प्लॉइज, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली की पर्सनल्स को, जो बंदे उस सॉफ्टवेयर पे काम करें उनको प्रॉपर की पर्सनल, जो बंदे उस सॉफ्टवेयर पे काम करें उसको प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, तो वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे।
या फिर टैम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। टैम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब जो रिकॉर्ड्स स्टोर थे वो ब्रेक हो गए, किसी ने टैम्पर करके उनको फाड़ दिया, फेंक दिया। पीपल ये भी काम कर सकते हैं। एंड अनऑथराइज एक्सेस, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस हो गया, किसी गलत बंदे ने किसी चीज को एक्सेस कर लिया, अनऑथराइज एक्सेस हो गया कोई डीलिंग रूम को, जो मेन रूम था उसको कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस कर पा रहा है, तो ये सारे पीपल रिस्क हो सकते हैं। पीपल रिस्क किस किस वजह से आ सकता है कि लोगों को या तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, या रिकॉर्ड्स आपके टैम्पर्ड हैं, या फिर किसी गलत बंदे ने किसी गलत चीज को एक्सेस कर लिया, तो उसकी वजह से आपके पीपल रिस्क आ सकते हैं। देन प्रोसेसिंग रिस्क। प्रोसेसिंग रिस्क क्या होता है? प्रोसेसिंग मतलब सीबीएस सॉफ्टवेयर ढंग से प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा, मतलब 2+2 जो है वो सही से आंसर उसका 4 नहीं दे पा रहा। क्यों प्रोसेसिंग रिस्क क्यों आ सकता है? अराइज बिकॉज ऑफ, कैसे अराइज हो सकता है प्रोसेसिंग रिस्क? बिकॉज ऑफ जो आपकी मार्केट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, मार्केट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि मेरे इस मार्केट में इतना डेवलपमेंट, इस मार्केट में और इतना डेवलप करने की जरूरत है, ये रिपोर्ट आप किसके पास जाती है? बैंक के मैनेजमेंट के पास जाती है। अगर ये रिपोर्ट ही गलत चली गई, जो मार्केट डेवलपमेंट का डेटा है, मतलब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दिखा रही है जयपुर में आपका मार्केट बहुत शानदार है, और बैंक के मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट मिल गई, तो बैंक वाला सोचेगा हाँ जयपुर में मेरा काम बहुत शानदार चल रहा है, तो मुझे उतना ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। तो हो सकता है जो मार्केट डेवलपमेंट की रिपोर्ट है वो बैंक के मैनेजमेंट के पास गलत चल जाए, तो उसकी वजह से भी वो सही प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, या फिर आपने रॉन्ग इनपुट्स डाल दिए, आपने गलत इनपुट्स डाल दिए, जिसपे भी कंप्यूटेशन होना था, जिसपे भी प्रोसेसिंग होनी थी, उसके इनपुट से गलत मिल गए। मैं 2+5 डाल रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंसर कितना डालो, आप 4 डालो। तो अगर आपने इनपुट ही गलत डाला जिसपे आपकी कंप्यूटेशन करनी थी, तो ऑब्वियसली वो सही प्रोसेस कर आपको सही आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो प्रोसेसिंग रिस्क किस वजह से आ सकता है कि आपने जो रिपोर्ट है वो गलत दे दी बैंक के मैनेजमेंट को, या फिर इनपुट्स आपने सही नहीं डाले, उसकी वजह से आपके प्रोसेसिंग रिस्क आपके आ सकते हैं। एंड लास्ट होते हैं इसके अंदर लीगल रिस्क। ये अपन किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा? अभी ऑपरेशनल रिस्क के अंदर ही पढ़ रहे हैं। लीगल रिस्क, लीगल रिस्क किस किस वजह से आ सकता है? हो सकता है आपने अपने क्लाइंट्स को प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया, और ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइंट्स आपने कोई तू तड़ाका गाली गलौज में बात कर ली हो, तो वो लीगल रिस्क हो सकता है कि उस तरीके से अपन बात नहीं कर सकते थे। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई गलत सामान बेच दिया, गलत क्वालिटी का सामान बेच दिया, गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, उसकी वजह से आपका लीगल रिस्क आ सकता है। तो ये सारे आपके लीगल रिस्क हो सकते हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क, सीबीएस सॉफ्टवेयर को कौन से रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं? जैसे कि ऑपरेशनल रिस्क, कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा। क्यों? या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस हुआ है बैंक को। क्यों लॉस हुआ? कि प्रोसेसिंग सही से नहीं कर पाए, या फिर पर्सन खराब काम कर रहा है, या फिर सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा। ये जो रिस्क होते हैं ऑपरेशनल, अपने आप को एक्सक्लूड करते हैं बिजनेस और स्ट्रेटेजिक रिस्क से। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेशनल रिस्क की? ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क आ सकता है, आपको लीगल रिस्क आ सकता है, कंप्लायंस रिस्क आ सकता है, पीपल रिस्क आ सकता है। पीपल रिस्क है कि लोग, ये रिस्क कहाँ से जनरेट हुआ? कि लोग प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, या फिर कोई रिकॉर्ड टैम्पर्ड है, या फिर कोई अनऑथराइज बंदे ने किसी गलत चीज को एक्सेस कर लिया। प्रोसेसिंग रिस्क कैसे राइज हो सकता है? बिकॉज आपने बैंक के मैनेजमेंट को कोई गलत रिपोर्ट बनाकर दे दी, या फिर आपने रॉन्ग इनपुट दे दिया जिसपे कंप्यूटेशन करना है, तो वो प्रोसेसिंग सही नहीं कर पाएगा। लीगल रिस्क, आपने अपने एम्प्लॉइज के साथ प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया, उनको गलत सामान बेच दिया, तो आपका लीगल रिस्क आपके लिए क्रिएट हो सकता है। इस वजह से भी हो सकता है आपका जो सीबीएस सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर्ली ना कर पाए, उसको ऑपरेशन करने में दिक्कत आए, ऑपरेशनल रिस्क के हो सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट तरीके का रिस्क है सीबीएस सॉफ्टवेयर का। सीबीएस का नेक्स्ट तरीके का आपका रिस्क है, दैट इज सेकंड आपका रिस्क है यहाँ पे, दैट इज क्रेडिट रिस्क। सीबीएस को क्रेडिट रिस्क भी आ सकता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क दैट, कई बार क्या होती है बैंक के अंदर कोई भी असेट और कोई भी जो लोन होता है वो इरिकवरेबल बन जाता है। इरिकवरेबल मतलब उसको रिकवरी नहीं कर पा रहा। आपने बैंक ने किसी को लोन दे दिया, बैंक ने कोई असेट दे दी किसी को, और उसको अपन दोबारा वो बंदा नहीं चुका रहा, वो रिकवरेबल नहीं है, उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। इन द केस ऑफ, ये कब होता है कि वो लोन या असेट इरिकवरेबल? इन द केस ऑफ आउटराइट डिफॉल्ट। आउटराइट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? आप लोग चाहो तो लिख लो। डिफॉल्ट का मतलब होता है, बेटा लिख लो एक बार, ढंग से समझ में आएगा। डिफॉल्ट का मतलब लिख लो, कैन नॉट रीपे इट्स डेब्ट्स। कैन नॉट रीपे इट्स डेब्ट्स, वो बंदा अपने डेब्ट्स को रीपे नहीं कर पा रहा। और आउटराइट मतलब वो क्लियर या डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं तो नहीं चुका सकता। क्लियरली आपको दिख रहा है कि वो बंदे के पास कुछ भी नहीं है, वो अपने डेब्ट्स को क्लियर नहीं कर सकता।
आउटराइट का मतलब होता है क्लियर और डायरेक्ट, आपको देख पा रहे हो आप क्या हो रहा है। और डिफॉल्ट का मतलब वो बंदा आपको डेब्ट्स नहीं चुका पा रहा, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या हुआ कि कई बार बैंक में क्या होता है कि कोई असेट्स, सीरियस सॉफ्टवेयर क्या आता है, कोई असेट और लोन होती है वो इरिकवरेबल बन जाती है कि उसको रिकवर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो बंदा था जो साफ मना कर रहा है कि मैं मेरे डेब्ट्स को नहीं चुका सकता, इस वजह से भी क्रेडिट रिस्क आ सकता है। या फिर क्रेडिट रिस्क किस वजह से आ सकता है? अनएक्सपेक्टेड डीले हो गया, अनएक्सपेक्टेड डीले हो गया इन सर्विसिंग ऑफ लोन। लोन की सर्विस देने में अनएक्सपेक्टेड डीले हो गया, मतलब लोन की सर्विसेज देनी थी अपन को आज और अपन कल परसों तरसों नहीं दे पा रहे, सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, अपना सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर पा रहा, सॉफ्टवेयर लोन की सर्विसेज प्रॉपर्ली दे नहीं पा रहा, उस वजह से आ सकता है। तो वैसे तो क्या होता है, जो बैंक होता है और जो बोरोवर होता है, जो बैंक से पैसा उधार लेता है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हाँ, बैंक कहता है मैं आपको ये सर्विसेज दूंगा, बोरोवर कहता है मैं आपको इतने टाइम में इतना पैसा चुका दूंगा। कई बार क्या होता है, वो दोनों क्रेडिट रिस्क जो है वो उसको काउंटर पार्टी रिस्क भी कह सकते हैं, क्रेडिट रिस्क को काउंटर पार्टी रिस्क भी कह सकते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या होता है कि दोनों जो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व थी उनमें से एक ने मना कर दिया कि मैं मेरी सर्विसेज को पूरा नहीं दे पाऊंगा। बैंक ने कह दिया मैं आपको अब ये लोन नहीं दे पाऊंगा, बैंक ने पहले मुझे प्रॉमिस किया मैं 10 लाख का लोन दे दूंगा, बीच में आके बैंक कह रहा है मैं आपको 10 लाख का लोन नहीं दे सकता, आपने 5 ले लिया, बैंक से सारा मैं लोन आपको नहीं दे सकता। या फिर कई बार क्या होता है, बोरोवर बैंक को बीच में कहता है, बोरोवर ने कहा मैं हर महीने आपको 4-4 हजार रुपए चुकाऊंगा, लोन का जो इंटरेस्ट है, लोन का जो भी इंस्टॉलमेंट्स है, पर 2 साल बाद वो बंदा कह रहा है अब मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं बैंक का पैसा नहीं चुका सकता। तो जो काउंटर पार्टी, इसको अपन काउंटर पार्टी रिस्क कह सकते हैं, इसको क्रेडिट रिस्क कह सकते हैं, कि दोनों ने अग्रीमेंट किया था, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर दोनों ने मना, उनमें से एक पार्टी ने मना कर दिया कि जो अपने बीच में अग्रीमेंट हुआ था उसकी सर्विसेज मैं अब नहीं दे सकता, इसी को अपन क्रेडिट रिस्क कह सकते हैं। तो सीबीएस सॉफ्टवेयर को क्रेडिट रिस्क भी फेस करने पड़ सकते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या है कि आपके असेट्स और लोन जो है उसको आप रिकवर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं रिकवर कर पा रहे? बिकॉज ऑफ द आउटराइट डिफॉल्ट। आउटराइट डिफॉल्ट मतलब वो बंदा साफ मना कर रहा है मैं मेरे डेब्ट्स को नहीं चुका पाऊंगा। या फिर अनएक्सपेक्टेड डिले इन सर्विसिंग ऑफ लोन की सर्विस देने में टाइम आपको लग रहा है, लोन की सर्विसेज आपको टाइम पे नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से आप रिकवर नहीं कर पा रहे। तो होता क्या है, वैसे तो बैंक और बोरोवर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जब भी लोन लिया दिया जाता है, पर क्रेडिट रिस्क उसकी वजह से अगर हो सकता है, उसको काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं कि उनमें से एक पार्टी ने कह दिया कि मैं जो है वो पैसा नहीं चुका पाऊंगा, मैं ये जो भी अपने बीच में अग्रीमेंट हुआ था उसको सारी सर्विसेज मैं नहीं दे पाऊंगा। बैंक भी मना कर सकता है तो बोरोवर भी मना कर सकता है, तो बैंक को ये क्रेडिट रिस्क भी फेस करना पड़ सकता है। थर्ड तरीके का जो सीबीएस सॉफ्टवेयर का रिस्क है दैट इज मार्केट रिस्क। सीबीएस सॉफ्टवेयर को मार्केट रिस्क भी फेस करना पड़ सकता है। मार्केट रिस्क मतलब रिस्क ऑफ लॉसेस हो सकते हैं उसकी बैंक की ट्रेडिंग बुक के अंदर। जो भी आपकी ट्रेडिंग बुक है, जो भी ऐसी बुक आपने बना रखी है, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग बुक बना रखी है, उसमें आपके लॉसेस हो सकते हैं। लॉसेस कैसे हो सकते हैं? बिकॉज ऑफ अगर इक्विटी की प्राइस चेंज होगी, इक्विटी की प्राइस चेंज होगी तो उसकी वजह से आपको लॉस होता है। पहले आपको कोई शेयर 12 का मिल रहा था, वो शेयर आपको 10 रुपए का मिल रहा है, मतलब उसकी प्राइस 10 की हो गई, तो इक्विटी प्राइस चेंज होने की वजह से भी आपका लॉस हो सकता है। इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से भी बैंक को लॉस हो सकता है, मार्केट में लॉस हो सकता है। पहले इंटरेस्ट रेट 10% की थी, अब इंटरेस्ट रेट 4% की, तो बैंक को उसकी वजह से भी लॉस हो सकता है। क्रेडिट स्प्रेड, बैंक ने बहुत ज्यादा उधारी दे रखी है, उसमें से आधी आ ही नहीं रही, तो उसकी वजह से भी बैंक को लोन हो सकता है, रिस्क हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स बढ़ गई तो बैंक का रिस्क बढ़ सकता है। बैंक ने कोई लिया था 62 में, अब वो सामान 52 में बिक रहा है तो 10 रुपए का, पहले डॉलर बैंक ने जो लिया था वो 62 में लिया था, पर अब मार्केट में डॉलर की रेट 52 चल रही, तो बैंक को हर डॉलर पे 10 रुपए का लॉस हो सकता है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे मार्केट रिस्क हो सकते हैं, इस सारे लॉसेस बैंक को फेस करने पड़ सकते हैं। बैंक की ट्रेडिंग बुक में ये सारे लॉसेस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए, मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक्स जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स काम में लेती हैं। मार्केट रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक्स जो है वो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स होती हैं उनको काम में लेती हैं कि किसी भी तरीके से उनका मार्केट रिस्क कम हो सके, मार्केट रिस्क को मैनेज कर सके। ठीक है, देन नेक्स्ट तरीके का जो रिस्क है जो बैंक्स फेस करते हैं, नेक्स्ट तरीके का रिस्क है जो बैंक्स फेस करते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क। पढ़ा था मैंने, जो फर्स्ट ऑपरेशनल रिस्क था वो अपने आप को एक्सक्लूड करता है स्ट्रेटेजिक और बिजनेस रिस्क को।
स्ट्रेटेजिक रिस्क, इसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को आप बिजनेस रिस्क कह देते हैं। बिजनेस रिस्क मतलब कई बार क्या होता है, बैंक की जो अर्निंग्स है वो कम होने लग गई, बैंक की अर्निंग्स डिक्लाइन होने लगी, क्यों? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट में कोई चेंज हो गया, मतलब या तो कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है उसकी वजह से आपकी अर्निंग कम होने लग गई, या फिर लोगों की डिमांड चेंज हो गई, कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई, अब उसको ये नहीं ये पसंद है, उसको मैनुअली सब काम ऑटोमेटिक पसंद है, कुछ भी। तो अगर आपकी डिमांड चेंज हो गई, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, तो उसकी वजह से आपकी अर्निंग्स कम हो सकती है, उसी को अपन स्ट्रेटेजिक रिस्क या फिर अपन बिजनेस रिस्क कह सकते हैं। नेक्स्ट तरीके का जो सीबीएस को रिस्क होता है दैट इज कंप्लायंस रिस्क। अब ये क्या होता है कंप्लायंस रिस्क की, अगर कोई सीबीएस सॉफ्टवेयर ने जो भी इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस, उसको फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी, आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी, ये सारे रिस्क आपको हो सकते हैं। अगर आपने रूल्स रेगुलेशंस बेस्ट प्रैक्टिस काम में नहीं ली तो आपको पेनल्टीज वगैरह पे करनी पड़ेंगी, दैट इज नोन एज कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, अब इतने रिवाइज करते हैं पहले, फिर आगे का पढ़ेंगे। अपन ने क्या क्या पढ़े, सीबीएस सॉफ्टवेयर को क्या क्या रिस्क हो सकता है, जो भी सीबीएस सॉफ्टवेयर होता है आपका, जो भी सीबीएस होता है उसको क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं, सीबीएस के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। पहला ऑपरेशनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क मतलब काम करने में दिक्कत आ सकती है, क्यों? अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी लॉस हुआ, बैंक को कोई भी प्रोसेसिंग फेल हो गई, पीपल और सिस्टम की वजह से फेल हो गए, तो उसकी वजह से रिस्क जनरेट होता है, उसी को अपन ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। ये ऑपरेशनल रिस्क अलग है बिजनेस और स्ट्रेटेजिक रिस्क से, एकदम अलग है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, लाइक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क आ सकता है आपको, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है, लीगल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, पीपल रिस्क, के सारे रिस्क आपको देखने पड़ सकते हैं। पीपल रिस्क क्या है कि पीपल रिस्क किस वजह से राइज हुआ, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, रिकॉर्ड टैम्पर्ड है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, उसकी वजह से पीपल रिस्क आ सकता है। देन प्रोसेसिंग रिस्क का मतलब कि वो ढंग से प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा, किस वजह से राइज हुआ कि आपने गलत रिपोर्ट बनाकर बैंक के मैनेजमेंट को दे दी या फिर रॉन्ग इनपुट दे दिया कंप्यूटेशन के लिए, तो प्रोसेसिंग रिस्क आ सकता है। लीगल रिस्क कि आपने ढंग से अपने क्लाइंट्स को ट्रीट नहीं किया, आपने कोई गलत सामान बेच दिया, उसकी वजह से आपका लीगल रिस्क आ सकता है। ठीक है, सेकेंड तरीके का जो रिस्क है दैट इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मतलब आप अपनी एसेट्स और लोन्स को कई बार रिकवर नहीं कर पा सकते, रिकवर नहीं कर पाते, क्यों? बिकॉज ऑफ द आउटराइट डिफॉल्ट। आउटराइट डिफॉल्ट मतलब वो बंदा साफ कह रहा है कि मैं पैसा नहीं चुका पाऊंगा, या फिर बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड डिले इन सर्विसिंग ऑफ लोन की सर्विस देने में लेने में टाइम लग गया बहुत ज्यादा, तो क्रेडिट रिस्क को ही काउंटर पार्टी रिस्क भी कहते हो। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब होता है कि दोनों में से एक पार्टी ने मना कर दिया कि जो भी अपने बीच में अग्रीमेंट हुआ था मैं उन सारी सर्विसेज को अब नहीं दे पाऊंगा। देन मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क मतलब लॉसेस हो रहे बैंक को, जो बैंक की ट्रेडिंग बुक्स हैं, बैंक की जो ट्रेडिंग बुक है उसमें लॉसेस शो किए जाते हैं, किस किस वजह से मार्केट रिस्क आता है, इक्विटी प्राइस की वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से, क्रेडिट बहुत ज्यादा फैला रखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज हो गई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बैंक काम में लेते हैं। देन स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है, स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब कि ऐसा रिस्क जिसकी वजह से आपकी अर्निंग्स कम हो रही है, क्यों? आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया या लोगों की डिमांड चेंज हो गई, उसकी वजह से आपको स्ट्रेटेजिक रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। कंप्लायंस रिस्क, आपने इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस इन सबको फॉलो नहीं किया तो आपको पेनल्टीज वगैरह पे करनी पड़ेंगी, उसको अपन क्या कह देते हैं, कंप्लायंस रिस्क कह देते हैं। यहाँ तक समझ में आया? 5 तरीके के रिस्क होते हैं सीबीएस के, एंड 6 तरीके का, लास्ट तरीके का जो रिस्क होता है सीबीएस का, दैट इज 6 तरीके का जो सीबीएस का रिस्क होता है दैट इज आईटी रिस्क। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क। सीबीएस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क भी सीबीएस सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क भी फेस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस यहाँ टेक्नोलॉजी पे चलता है। सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर, सीबीएस के अंदर पूरा का पूरा बिजनेस आपका टेक्नोलॉजी पे चलता है, सारे का सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। सीबीएस के अंदर हर काम ऑटोमेटिक हो रहा है, इंसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सॉफ्टवेयर अपने आप सारे काम कर रहा है। तो सब चीजें आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती हैं, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क, क्योंकि सारा का सारा काम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, सारा का सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो चुका है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क आ सकते हैं सीबीएस सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपको फेस करनी पड़ेगी। अब क्या क्या टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं, इसके कॉमन टाइप्स दे रखे हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ
आईटी रिस्क, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क है वो कौन से तरीके के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क हो सकते हैं। पहला है ओनरशिप ऑफ डेटा। ओनरशिप ऑफ डेटा, सीबीएस में क्या हुआ, सारा डेटा एक ही डेटाबेस में पड़ा है, तो आपको क्लियरली पता है कि कौन से डेटा का कौन बंदा ओनर है, उसकी ओनरशिप निकालना आपके लिए बहुत आसान है। तो ओनरशिप निकाल के उसको हैक कर सकता है, कोई भी हैकर उसको आसानी से हैक कर सकता है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क कौन से हो सकते हैं, ओनरशिप ऑफ डेटा, क्योंकि सारा डेटा आपका एक जगह पड़ा है, तो आप क्लियरली बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन बंदा किस डेटा का ओनर है। उसके डेटा को अपन इजीली, जो अपन नहीं मतलब जो हैकर होगा वो इजीली उसको हार्म पहुंचा सकता है। देन ऑथराइजेशन प्रोसेस, ऑथराइजेशन का रिस्क हो सकता है सीबीएस को। ऑथराइजेशन का मतलब सीबीएस में एनीबडी कैन एक्सेस, सीबीएस सॉफ्टवेयर को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोर बैंकिंग को, ऑनलाइन जो बैंकिंग है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कस्टमर भी उसको एक्सेस कर सकता है, और कस्टमर उसमें कोई डेटा डालना चाहे तो वो डेटा डायरेक्टली भी कस्टमर डाल सकता है। मतलब अगर आपको जैसे इंटरनेट बैंकिंग करनी है और आपको अपना अकाउंट नंबर चेक करना है, तो आप अकाउंट नंबर खुद डालकर फिर अपना चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना क्या बैलेंस है। तो आप कस्टमर डायरेक्टली कोई डेटा डालकर और फिर उस चीज को एक्सेस कर पा रहा है, तो यहाँ ऑथराइजेशन नहीं हुआ। अगर प्रोसेस रोबस्ट नहीं है, मतलब उसमें रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगे हुए, तो कोई भी अनऑथराइज बंदा भी किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता है कस्टमर के डेटा को, मतलब किसी और कस्टमर का अकाउंट नंबर मेरे को अगर पता चल गया तो अकाउंट नंबर मैं बैंक में डालकर, मैं उस सॉफ्टवेयर में डालकर ये पता लगा सकती हूँ उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, और फिर वहां मैं प्लानिंग कर सकती हूँ कैसे उस पैसे को बाहर निकालना है। तो अनऑथराइज बंदा भी उस चीज को एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ ऑथराइजेशन इतना प्रॉपरली नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। देन थर्ड आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ऑथेंटिकेशन चेक करना कि बंदा वही है ना जो मतलब आईडी पासवर्ड उसने सही डाला है नहीं डाला, ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर। तो जब भी आप सीबीएस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो तो आपको यूजर नेम पूछा जाता है, एक आपको पासवर्ड पूछा जाता है, एक आपसे पिन नंबर भी पूछा जाता है कहीं कहीं, एक आपसे ओटीपी पूछा जाता है। ये चार चीजें हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे पूछी जाती हैं, पर ये चार चीजें इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है उसको सिक्योरिटी देने के लिए। आपका आई रेडिना, थंब इंप्रेशन, ये सब भी होना चाहिए था, ये इतनी सफिशिएंट नहीं है। और इनकी हेल्प से कोई भी बंदा आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है कौन है, उसको ट्रेस कर सकते हैं, किसी भी कस्टमर को ट्रेस आसानी से किया जा सकता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन नहीं है, यूजर नेम, पासवर्ड, पिन और ओटीपी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर नहीं होता। उसकी हेल्प से कोई भी कस्टमर इजीली डिटरमाइन भी किया जा सकता है, उसको इजीली ट्रेस भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट रिस्क है आईटी रिलेटेड रिस्क, दैट इज सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस। सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क्स, अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क। बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं। सीबीएस का जो एक डेटा सेंटर होगा उससे इंटरेक्ट करने के लिए, एक डेटा सेंटर से इंटरेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल एसबीआई बैंक है, उस एसबीआई की जो ब्रांचेस हैं वो जयपुर में भी है, वो दिल्ली में भी है, वो मुंबई में भी है, वो कोलकाता में भी है। जयपुर में भी 3 जगह ब्रांचेस, दिल्ली में भी 4 जगह, मुंबई में भी 5 जगह, और यहाँ पे भी 10 जगह इसकी ब्रांचेस हैं। एसबीआई का पूरा डेटा कहाँ रखा होगा, एक ही डेटा सेंटर में। उस डेटा सेंटर को एक्सेस करने के लिए कितने सारे ब्रांचेस हैं, कितने सारे इंटरफेसेस हैं, कितनी सारी लोकेशंस हैं, कितनी सारी जगह हैं जहां एसबीआई का डेटा सेंटर को एक्सेस किया जा सकता है। 75 to 100 इंटरफेसेस, एक ही बैंक की 75 to 100 ब्रांचेस हो सकती है। इतने सारे इंटरफेसेस एक ही डेटा सेंटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इतने सारे इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगे हुए होंगे। तो इस डेटा सेंटर में, डेटा सेंटर जो है उसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जहां डेटा रखा है सीबीएस का, जहां पे भी सारा डेटा रखा है आपका बैंक का, वहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब प्रॉपर पावर आनी चाहिए, मतलब लाइट नहीं जानी चाहिए उस डेटा सेंटर के अंदर। सप्लीमेंट्री पावर से सब सिस्टम्स होने चाहिए, अगर लाइट चली गई तो यूपीएस सिस्टम हो, क्योंकि सारा डेटा ये डेटा सेंटर दे रहा है। आज जयपुर की जितनी ब्रांचेस है उनको जो डेटा चाहिए वो डेटा सेंटर उसको डेटा दे रहा है। सपोज अगर एसबीआई ब्रांच ने सीबीएस सॉफ्टवेयर लगा रखा है, तो दिल्ली की 10 ब्रांचेस है तो 10 की 10 ब्रांचेस को डेटा कहाँ से मिल रहा है, 10 की 10 ब्रांचेस को डेटा सेंटर से मिल रहा है। तो इस डेटा सेंटर में बहुत प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, प्रॉपर सप्लीमेंट्स होने चाहिए लाइट्स के लिए, यहाँ पे
यहाँ पे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाईज होनी चाहिए, यूपीएस लगे हुए होने चाहिए, बैकअप जनरेटर्स होने चाहिए, जनरेटर्स भी होने चाहिए, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फटाफट जनरेटर चलाकर अपन काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपको रियल टाइम का डेटा लॉस हो सकता है। रियल टाइम डेटा लॉस का मतलब क्या होता है कि जब जयपुर वाला डेटा, इससे कोई डेटा मांग रहा है और उसी टाइम पे यहाँ पे लाइट वाइट चले गई, ये डेटा नहीं भेज पा रहा, जयपुर वाले ने कोई किसी बंदे के अकाउंट से 5,000 रुपए माइनस कर दिया और वहां अपडेट करने जा रहा है तो वहां लाइट चले गई, वहां अपडेशन नहीं हुआ डेटा सेंटर के अंदर, तो इसके बंदे के अकाउंट से तो 5,000 माइनस हो गए, पर जहां से प्लस होनी चाहिए थी वहां वो प्लस नहीं कर पाया, सारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो बहुत ज्यादा आपको लॉस हो सकता है। तो several software interfaces across diverse networks, यहाँ पे एक ही डेटा सेंटर को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे इंटरफेसेस, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसलिए डेटा सेंटर पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर पावर्स, प्रॉपर सप्लीमेंट्स, प्रॉपर यूपीएस, जनरेटर्स, ये सब होना चाहिए ताकि कोई भी रियल टाइम डेटा लॉस ना हो। अगर इनमें कोई गलती हुई तो आपको रियल टाइम डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, देन और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, आईटी कंट्रोल रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क और क्या क्या आ सकते हैं आपको, और क्या क्या आ सकते हैं। फिफ्थ, मेंटेनिंग रिस्पॉन्स टाइम, जो भी आप रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्ड करके आपको बता रहा है, तो ऑप्टिमम रिस्पॉन्स टाइम मतलब जितना जल्दी उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स करें, उसको बहुत चैलेंजिंग होता है कि इतना फास्ट इतने सारे कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करना, ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। देन यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट मतलब इतने सारे, हो सकता है एसबीआई बैंक के 5,000 कस्टमर हो सकता है ना, एसबीआई बैंक आज इंडिया के हर कोने में है, उसके 5,000 कस्टमर हो सकते हैं, इतने सारे यूजर्स हो सकता है एक ही टाइम पे उस सीबीएस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इतने सारे यूजर्स एक ही टाइम पे उस सीबीएस को एक्सेस करें, उन सबके आइडेंटिटी को मेंटेन करना, कौन बंदा कौन है, कहां से एक्सेस कर रहा है, वो सब थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। देन एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, एक्सेस राइट्स देना, जितनी जरूरत है उतने एक्सेस राइट दिए जाते हैं कि कौन बंदा किस चीज को एक्सेस कर पाएगा, तो एक्सेस कंट्रोल को डिजाइन करना और उसको मॉनिटर करना कि वो बंदा वही काम करे जो इसको एक्सेस राइट्स दिए, तो वो बहुत मुश्किल काम होता है, पर बैंक में एक्सेस कंट्रोल्स लगे हुए होने बहुत जरूरी है, जिस बंदे को जितनी जरूरत है उतनी उसको एक्सेस राइट दिए जाए, ज्यादा उसको एक्सेस राइट ना दिए जाए। एक्सेस कंट्रोल ब्रांच में अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो और हेड ऑफिस में एक्सेस कंट्रोल्स अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो सकता है ब्रांच में आपको किसी चीज को राइट करने की परमिशन है तो हेड ऑफिस में आपको उसी चीज के लिए रीड करने की परमिशन है। अगर आप ब्रांच में बैठते हो तो आपको सेम फाइल को चेंजेस करने की परमिशन है, तो हेड ऑफिस में गए तो सेम फाइल में आप सिर्फ रीड कर सकते हो, तो ब्रांच ऑफिस में एक्सेस कंट्रोल्स अलग तरीके से काम कर सकते हो, हेड ऑफिस में आपके एक्सेस कंट्रोल्स अलग तरीके से काम कर सकते हैं। देन इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर, इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट आ गया उसको कैसे हैंडल करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क इशू आ गया, उसको कैसे किया जाएगा। इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर यहाँ पे इतना एडिक्वेट नहीं होता, सीबीएस में इतना एडिक्वेट, इतना सफिशिएंट नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम पे रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। रियल टाइम मतलब ऑनलाइन काम करते करते रिस्क आ गया तो उसी टाइम उसको मैनेज करना पड़ेगा। सीबीएस तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना, तो काम करते करते अगर कोई भी दिक्कत आ गई तो उसी टाइम उस दिक्कत को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इंसिडेंट्स, जो भी दिक्कत आ रही है उनको हैंडल करना यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होता, इतने अच्छे से वो काम करते करते उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। एंड लास्ट है इसके अंदर, दैट इज चेंज मैनेजमेंट। चीजों को चेंज करोगे तो उसकी वजह से रिस्क कम हो सकता है, मतलब करने पे रिस्क कम हो सकता है। चेंजेस आपको एप्लीकेशन लेवल पे चेंज करने पड़ेंगे, डेटा लेवल पे चेंजेस करने पड़ेंगे, जो भी कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, किसी ने प्लस किया किसी ने माइनस किया, तो चेंजेस आपके एप्लीकेशन लेवल पे भी होंगे, चेंजेस आपके डेटा लेवल पे भी होंगे। डेटा लेवल मतलब डेटाबेस की मास्टर फाइल में भी चेंज होगा, कोई नया कस्टमर आ गया तो ट्रांजेक्शन उसने कुछ किया तो ट्रांजेक्शन फाइल में चेंज होगा, जो भी रिपोर्ट्स बन के आ रही है उसमें चेंज रहेगा कि आप बैंक के इतने कस्टमर्स हैं। तो चेंज मैनेजमेंट जो है वो रिस्क आ रहा है उसको थोड़ा कम कर सकता है। एप्लीकेशन और डेटा लेवल पे दोनों पे चेंजेस करने की जरूरत आपको पड़ सकती है। डेटा लेवल मतलब डेटाबेस की मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल और रिपोर्ट्स में आपको चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अपन ने क्या क्या पढ़े रिस्क ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। हाँ,
आईटी रिस्क, सीबीएस सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क भी हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा सीबीएस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सारा काम ऑटोमेटिक है, तो सब चीजें टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क आपका आराम से आ सकता है। कॉमन टाइप्स ऑफ आईटी, कॉमन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क कौन से हो सकते हैं? ओनरशिप ऑफ डेटा, यहाँ सारा डेटा एक जगह पड़ा है, तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन बंदा किसका, कौन सी डेटा कौन सा बंदा ओनर है, तो वो डेटा का लूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑथराइजेशन प्रोसेस, यहाँ पे कोई भी बंदा कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर सकता है, कस्टमर भी डायरेक्टली कुछ भी एंटर कर सकता है या डेटा डाल सकता है, तो अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन के लिए आप यूजर नेम, पासवर्ड, पिन, ओटीपी, ये 4 चीजें काम में लेते हैं सीबीएस के अंदर, पर ये इतनी सफिशिएंट नहीं है, ये इतनी अच्छी नहीं है ऑथेंटिकेशन के लिए, इतना एडिक्वेट नहीं है। कोई भी बंदा आसानी से ट्रेस भी किया जा सकता है, डिटरमाइन भी किया जा सकता है। देन several software interfaces across diverse networks, एक डेटा सेंटर को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे इंटरफेसेस हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इसलिए डेटा सेंटर जो है उसके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पावर सप्लाई, बैकअप, जनरेटर, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। अगर यहाँ कोई लॉस हो गया तो उसका रियल टाइम लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा। डेटा सेंटर पे कुछ भी गलती होगी तो आपको रियल टाइम लॉस बेयर करना पड़ेगा। देन मेंटेनिंग रिस्पॉन्स टाइम, जो आपको रिस्पॉन्ड करने में जो टाइम लग रहा है वो बहुत फास्ट होना चाहिए। हर सॉफ्टवेयर कस्टमर को बहुत फास्टली रिस्पॉन्ड कर पाए, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। यूजर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, हो सकता है एक सीबीएस सॉफ्टवेयर को एक ही बार में 5000 कस्टमर्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनकी आइडेंटिटी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल्स को डिजाइन करना, मॉनिटर करना मुश्किल होता है, पर बैंक्स में एक्सेस कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं कि कौन बंदा किस चीज को एक्सेस कर सकता है ताकि रिस्क कम आए। ब्रांच में और हेड ऑफिस में एक्सेस कंट्रोल्स अलग अलग तरीके से एक्सेस किए जा सकते हैं। देन इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर, कि अगर कोई भी इंसिडेंट आ गया उसको कैसे हैंडल करोगे, ये यहाँ पे इतना एडिक्वेट, इतना अच्छा नहीं होता सीबीएस में इंसिडेंट को हैंडल करने का जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि रियल टाइम पे इसको मैनेज करना पड़ता है। चेंज मैनेजमेंट, आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, चेंज करने की वजह से आपके रिस्क आने वाले कम हो सकते हैं। चेंजेस एप्लीकेशन लेवल, डेटा लेवल पे होंगे। डेटा लेवल मतलब डेटाबेस की मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, जो रिपोर्ट्स हैं, हर जगह जाके चेंजेस होंगे, तो वहां पे उसकी वजह से एरर्स जो है वो कम, रिस्क आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। कोई भी नया सिस्टम आ रहा है या किसी यूजर ने रिजेक्ट कर दिया, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, किसी और सिस्टम ने चेंजेस किए, यूजर ने रिजेक्ट कर दिया, कोई नए सिस्टम के जो चेंजेस हो रहे हैं, वो सारे चेंजेस आपको कहाँ मेंटेन करने पड़ेंगे? एप्लीकेशन और डेटाबेस लेवल पे, हर जगह पे मेंटेन करने पड़ेंगे। समझ में आ गए? ये तो अपन ने क्या पढ़े हैं, ये अपन ने सिर्फ और सिर्फ रिस्क पढ़े कि सीबीएस को क्या क्या रिस्क फेस करने पड़ेंगे। 6 तरीके के रिस्क हैं, ठीक है? यहाँ तक सब अपन 3 चीजें पढ़ रहे थे, रिस्क, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड कंट्रोल्स। सीबीएस के जितने भी रिस्क थे वो अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। अब अपन क्या पढ़ेंगे? सीबीएस के सिक्योरिटी पॉलिसीज पढ़ेंगे, फिर सीबीएस के कंट्रोल्स पढ़ेंगे। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं दैट इज सीबीएस में सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब आप पॉलिसी बनाओगे सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो सीबीएस में पॉलिसी बनाओगे उसके बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। बैंक में क्या होता है, थर्ड पार्टी के पैसे के साथ डील किया जाता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है बैंक के अंदर, ताकि कस्टमर्स का ट्रस्ट बना रहे, आपके बैंक में ट्रस्ट बना रहे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, बैंक के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर होनी चाहिए, उसके रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है अगर आपको बैंक में आने वाले रिस्क को मिटिगेट करना है, अगर बैंक के जो रिस्क आ रहा है उसको मिटिगेट करना है, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन पे सिक्योरिटी लगाना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कॉन्फिडेंशियल मतलब जिसकी जो इंफॉर्मेशन है वही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई नहीं देख पाएगा। इंटीग्रिटी मतलब हमेशा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही रहेगी आपकी। अवेलेबिलिटी, जब आपको चाहिए तब इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, मतलब मुझे मेरा बैंक का बैलेंस, मेरा अकाउंट का बैलेंस कभी भी देखना है तो वो मेरे को हमेशा अवेलेबल रही है, नहीं कि वो कहें हम आपको 10 दिन बाद आपका बैलेंस बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर आपको आईटी जो भी सीबीएस पे रिस्क आ रहे हैं, 6 तरीके रिस्क पर हमको कम करना है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी एंड इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी कि जब मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए तब मिल जाएगी। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ही कुछ सब प्रोसेस हैं। अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, सब प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ही सब पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाओगे, प्रोसीजर्स बनाओगे एंड प्रैक्टिसेस बनाओगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस बनाओगे।
तो बेसिकली जो आपकी आईएस पॉलिसी आप बनाओगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, वो एक बेस की तरह एक्ट करेगी। मतलब उसको देखते हुए डिटेल्ड प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, उसको देखते हुए डिटेल्ड प्रैक्टिसेस डेवलप की जाती है कि डिटेल में अपन को क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ को अप्लाई करना है, डिटेल प्रैक्टिसेस, डिटेल प्रोसीजर्स, कौन से डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी की लेयर पे ये प्रोसीजर और ये प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करोगे, ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा सेफली अवेलेबल रहे एंड सिक्योरली आपके पास अवेलेबल रहे। दैट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। कि जो भी आपकी पॉलिसी आप बनाते हो इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए बैंक के अंदर, वो पॉलिसी को देखते हुए आप डिटेल में बनाते हो, पॉलिसी को देखते ही आप डिटेल प्रोसीजर और डिटेल प्रैक्टिसेस बनाते हो, कि डिटेल में प्रोसीजर बनाते हो कि हमें क्या क्या काम करना होगा उसको सिक्योर रखने के लिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या मेथड्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे उसको सिक्योरिटी रखने के लिए, और कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे, टेक्नोलॉजी के कौन से एरिया में क्या क्या अप्लाई होना चाहिए, ताकि इंफॉर्मेशन हमेशा सेफ रहे और सिक्योरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल आपके पास हो सके। ठीक है। देन सेकंड है, इसके अंदर ये सब प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं बेटा अपन। सेकंड है यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर, जो बंदा उसको यूज कर रहा है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जो भी बंदा उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज कर रहा है उसकी भी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो यूजर सिक्योरिटी की, यूजर सिक्योर है या नहीं है, तो जो भी यूजर्स हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम उसके जो भी यूजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी आप लगाओगे। मतलब उनमें अपन देखेंगे कैसे यूजर को क्रिएट किया जाता है, कोई भी बंदा उसको कैसे आईडी पासवर्ड आप दोगे, कौन से एक्सेस को ग्रांट करोगे, ग्रांटेड एक्सेस उनको क्या क्या एक्सेस की, किस किस चीज की परमिशन दी है, रीड की दी है, राइट की दी है, डिलीट की दी है, मॉडिफिकेशन की दी है, क्या क्या चीजों की परमिशन दी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कौन कैसे आप यूजर को क्रिएट करते हो, कैसे उनको एक्सेस राइट्स ग्रांट करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली सब चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन होता है इस सिक्योरिटी के अंदर। किन चीजों का, यूजर को, यूजर के क्रिएशन से लेकर यूजर के डिसेबलिंग तक। मतलब यूजर को क्रिएट करना, आईडी पासवर्ड देना, जब तक यूजर डिसेबल ना हो जाए, मतलब वो यूजर उसका काम खत्म हो जाए, तब तक के सारे काम यहाँ पे एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इस सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर यहाँ पे सारे काम देखे जाते हैं। तो यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो यूजर है वो भी सिक्योर्ड वे में हमारे सिस्टम को एक्सेस करे, वो भी गलत तरीके से सिस्टम को एक्सेस ना करे। तो यहाँ आप देखते हो कैसे यूजर को क्रिएट करोगे, कैसे उसको एक्सेस राइट्स दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस मैट्रिक्स। तो बेसिकली सारी चीजों को एडमिनिस्टर कर रहे हो, यूजर को क्रिएट करने से लेकर यूजर को डिसेबल करने तक सारी चीजों को यहाँ पे आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है इस सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो एप्लीकेशंस, जो प्रोग्राम्स रन कर रहे होंगे उनकी भी सिक्योरिटी जरूरी है। अपन आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसके 4 गेटवेज होते हैं। एक तो होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो हर लेवल पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन भी हर कोई बंदा नहीं कर पाए। पैरामीटर्स, जो अपन आगे पढ़ेंगे बेटा ये सारी चीजें, कि पैरामीटर्स में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शंस में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पे एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाएंगे। पढ़े थे अपन ने चैप्टर नंबर 3 में, तो मैनेजरियल कंट्रोल्स पढ़े थे कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स पढ़े थे। तो एप्लीकेशन, आपकी जो एप्लीकेशन उसको सिक्योर रखने के लिए आप एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाएंगे, ताकि हर एप्लीकेशन आपकी सिक्योर रहे, उसमें कुछ भी गलत काम ना हो पाए। ठीक है। देन नेक्स्ट है डेटाबेस सिक्योरिटी। ऑब्वियसली जो डेटाबेस आप काम में ले रहे हो, तो आप ऐसी पॉलिसी काम में लोगे कि जिससे आपकी डेटाबेस भी सिक्योर रह सके। जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, चाहे ओरेकल हो, तो आप ऐसी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए कि आपका ओरेकल भी सिक्योर रहे, उसको भी अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस ना कर पाए, उस पर कोई रिस्क ना आ जाए। देन ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज जो होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो सर्वर का भी ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर है, और जितने भी मशीन्स सर्वर से कनेक्टेड है उनमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सिक्योर है। सर्वर पे भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सिक्योर है। आपकी पॉलिसी में ये होना चाहिए। आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाएंगे कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर पे है वो भी सिक्योर रहना चाहिए, और जो मशीन सर्वर से कनेक्टेड है उनका भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आपका सिक्योर रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क, जो भी नेटवर्क है, नेटवर्क की लेयर्स हैं, वो सब सिक्योर होनी चाहिए। मतलब जिस भी नेटवर्क के थ्रू आप सर्वर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी टू सर्वर, जिस भी नेटवर्क को यूज में लेकर आप नेटवर्क से कनेक्ट कर पा रहे हैं, सर्वर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो भी सिक्योर होना चाहिए। उसमें कोई नेटवर्क रिलेटेड रिस्क नहीं आने चाहिए।
फिजिकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाओ उस कंप्यूटर सिस्टम को, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को। फिजिकली कोई बंदा आकर उसको एक्सेस ना कर ले, तो फिजिकल सिक्योरिटी के लिए आप क्या लगाते थे? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा दो, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा दो कि जिनके पास आईडी पासवर्ड होगा वही एक्सेस कर पाएंगे। देखे थे ना अपन ने फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स कितने सारे थे, लॉक ऑन डोर्स, दरवाजे पे ताला लगा दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए अपन ने। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा दो ये देखने के लिए कि फिजिकली भी वो चीज सिस्टम आपका सिक्योर होना चाहिए, उसको कोई गलत बंदा एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में अपन ने पढ़ा इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सिक्योर होनी चाहिए। मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है बैंक्स के लिए, सीवीएस सॉफ्टवेयर के लिए। जितने भी रिस्क आ रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन पे सिक्योरिटी लगाना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। क्या क्या पार्ट्स है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के? पहला, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस। आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जो एज अ बेस काम करेगी, उसको देखते हुए आप डिटेल प्रोसीजर, डिटेल प्रैक्टिसेस बनाएंगे जो हर डिपार्टमेंट में अप्लाई किया जाएगा, हर लेयर पे अप्लाई किया जाएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे और सिक्योर रहे। देन यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, की यूजर को क्रिएट करना, उसको कौन से एक्सेस राइट्स देना है, सारी चीजों को एडमिनिस्टर करो, सारी चीजों का ध्यान रखो कि कब वो क्रिएट हो रहा है, उसको कौन से राइट्स दिए हैं, उसको जितनी जरूरत है उतनी राइट्स दिए हैं नहीं दिए, सारी चीजों का एडमिनिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कि जो भी आपने एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगाए थे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, पैरामीटर सेट करो, ट्रांजैक्शंस जो भी प्रोसेस हो रहा है हर जगह पे एप्लीकेशन में सिक्योरिटी होनी चाहिए। डेटाबेस सिक्योरिटी, आप जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हो वो भी सिक्योर होना चाहिए, उसके लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, आपका सर्वर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सिक्योर होना चाहिए, और जो मशीन सर्वर से कनेक्टेड है उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सिक्योर होना चाहिए, इसके लिए पॉलिसी बनाओ। नेटवर्क सिक्योरिटी, जिस नेटवर्क के थ्रू आप कनेक्ट कर पा रहे हैं सर्वर से वो भी सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी की फिजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा दो कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा फिजिकली उस कंप्यूटर को ऑन ऑफ ना कर पाए, जो भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्यूटर है, इसलिए आप फिजिकल सिक्योरिटी भी लगा देते हैं। देन इसके कुछ रिस्क एंड कंट्रोल दिए हैं, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसके कुछ रिस्क एंड कुछ कंट्रोल्स दिए हैं। रिस्क एंड कंट्रोल्स तो आप लोग खुद पढ़ ही लेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कुछ रिस्क एंड कंट्रोल्स दिए वो आप लोग खुद पढ़ लेंगे, बाकी का जो बच गया वो अपन कल पढ़ेंगे। अपन ने आज सीबीएस के रिस्क पढ़ लिए, सीबीएस की सिक्योरिटी पढ़ ली, अब अपन कल पढ़ेंगे सीबीएस के कंट्रोल्स, सीबीएस पे कंट्रोल्स अपन पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो रिस्क एंड कंट्रोल्स हैं वो आप लोग खुद पढ़ लेना।